इस वीडियो में चैप्टर 1 की जितनी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं मैं वो सॉल्व करूँगा। सवाए कुछ के जो बहुत सिमिलर हैं उनको मैं नहीं करूँगा। मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 से 4 प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम है जिसको समझ के बाकी 3 हो सकती हैं तो मैं वो वाली करूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मैंने इस चैप्टर की थोड़ी सी डिवीज़न की हुई है। और आगे जाने से पहले मैं ये बात भी बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टेप्स दिए हैं कि कौन से टाइम पर कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस होना शुरू हो रहा है और कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस होना शुरू हो रही है, ठीक है। और मैंने स्लाइड्स ये जो सारी हैं इनका लिंक भी मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं कि जो हमारे पास पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमारे पास ये है और उसकी 4 एग्जांपल हैं उस पर बेस, फिर उस पर 6 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बेस करती हैं। फिर आगे हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं, स्ट्रेस, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस और एवरेज शीयर स्ट्रेस, ठीक है। इन पर बेस्ड कोई 6 के करीब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और फंडामेंटल्स तकरीबन 5 हैं, ठीक है। करूँगा मैं सिर्फ फंडामेंटल्स ही, क्योंकि फंडामेंटल्स करने के बाद आपको एग्जांपल्स भी समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास फाइनल सेक्शन है इस चैप्टर का जिसमें हम स्टेट डिज़ाइन को स्टडी करते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को स्टडी करते हैं, उसकी भी हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और फंडामेंटल प्रॉब्लम थी इसकी तो तकरीबन कोई जो हैं आई थिंक 10 के अराउंड हैं, तो मैं वो भी सारी करूँगा, ठीक है। तो और हर प्रॉब्लम के नए टॉपिक में जाने से पहले मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँगा कि उसमें एक्चुअली बात किस चीज़ की गई है, उसमें हमने फाइंड क्या करना होगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा या शायद मैं उस पर डायरेक्ट मैं प्रॉब्लम पे ही चला जाऊं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम करके ही बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन अब मैं बिगिन करता हूँ कि ये जो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं उसमें हमारे पास ना 2 टाइप की इसमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें ज़रा थोड़ी सी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की ज़रा बातचीत हो जाए कि एक हमारे पास सरफेस फोर्स होती है और एक हमारे पास बॉडी फोर्स होती है। जो हमारे पास सरफेस फोर्स है वो एक्सटर्नल कांटेक्ट की वजह से होती है और जो हमारे पास बॉडी फोर्स है वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिस तरह ग्रेविटी हो गई और वेट हो गए। फिर जो हमारे पास एक्सटर्नल कांटेक्ट की वजह से फोर्सेस हैं उनकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं कि एक तो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होती है और उसके साथ साथ हमारे पास एक और तरह की फ़ोर्स होती है कंसंट्रेटेड फोर्स, पॉइंट लोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। और फाइनली फिर हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं और हम आगे प्रॉब्लम्स करेंगे जिनसे हम वाज़ेह तौर पे देख लेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कौन सी होती है, कंसंट्रेटेड फोर्स कौन सी होती है, सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ना कुछ इंटरनल फोर्सेस आती हैं, ठीक है। आप अक्सर क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ आएगा फाइंड द इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। वो फिर आपके पास 3 है, ये शीयर, ये आपके पास एक नॉर्मल फोर्स और ये फिर आपके पास मोमेंट हो गया, ये इंटरनल फोर्सेस हैं आपके पास, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हम इक्वेशंस की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये फाइंड करनी है 2 डायमेंशंस में तो उसके लिए आपको कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो जो आपके पास जब आपके पास 2D होगी तो उसके अंदर आपके पास तकरीबन बनेगी fx, fy की और m की, fx, fy और सम ऑफ ऑल मोमेंट्स उसकी बनेगी। लेकिन जब आप बात करेंगे 3D केस की, तो 3D केसेस के अंदर आपके पास मोमेंट अलोंग x, अलोंग y
अलॉन्ग जी। इसी तरह फोर्सेस जो हैं आपको निकालनी पड़ेंगी अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जी एक्सिस। ठीक है, तो ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमने देख लिया है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है आगे फर्दर है स्ट्रेसेस की भी टाइप्स होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर आपके पास एक इस तरह की बॉडी पड़ी हुई है और उसको इस तरह करके फोर्स लग रही है, खींच रही है यानी उसको, तो वो टेंसाइल फोर्स होगी। इसी तरह आपके पास एक और बॉडी है जिसमें फोर्स उसके ऊपर लग रही हैं, तो ये कंसंट्रेटेड फोर्सेस होंगी। ठीक है, और फिर आपके पास स्ट्रेसेस की भी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। आपके पास शीयर स्ट्रेस होगा, ठीक है, आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस होगा। हम सबको देख लेंगे, हम सबको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे डायरेक्टली जो है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन पर चलते हैं। तो ये हमारी फ़र्स्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम है और उसमें इंटरनल नॉर्मल फोर्स, शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए कहा गया एट पॉइंट सी। तो अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि आपके पास तीन फोर्सेस होती हैं इंटरनल फोर्सेस। एक आपके पास नॉर्मल फोर्स होती है, एक आपके पास शीयर होती है और एक बेंडिंग मोमेंट होता है। यही वो तीन फोर्सेस हैं जो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसके लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम इसकी आ गई। ठीक है, इसके अंदर फिर मैं बता दूंगा कि रिएक्शन फोर्सेस में मेंशन कर दूंगा कि रिएक्शन फोर्सेस कहाँ पर आ रही हैं। कि एक यहाँ पे आ रही है, ये एफ ए है पॉइंट ए पर। फिर एक रिएक्शन फोर्स मेरे पास ये आ रही है पॉइंट बी पर, ये हमारा पॉइंट सी है। और यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही है 10 किलो न्यूटन की, और इधर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है 60 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक और काम भी करना है कि हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि डिस्टेंस कितना है हर फोर्स का। और ये सारा हमने डिस्टेंस असाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हम इस पर जो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स है हम वो अप्लाई करेंगे, जो कि हमने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स में स्टडी की थी। यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग y इक्वल टू ज़ीरो हम करेंगे। ठीक है, तो एफ ए प्लस एफ बी माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ए प्लस एफ बी इज़ इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम करेंगे, अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, x के अलॉन्ग कोई फोर्स लगी नहीं रही, तो जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट x है वो वैसे ही इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसको मैं आगे नहीं करूँगा मज़ीद। अच्छा, अब हम लेते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेते हैं। तो इसमें आता है, क्योंकि जो 60 किलो न्यूटन वाला मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई मोमेंट आ रहा है तो उसको फिर आप नेगेटिव लेते हैं। तो 60 किलो न्यूटन मीटर प्लस जो एफ बी है, एफ बी का फासला जो पॉइंट ए है उससे 2 है, तो ये बनेगा 2 एफ बी। ठीक है, और ये पॉजिटिव इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर आप ज़रा इसको देखें, ये जो फोर्स है ये जिस डायरेक्शन में लग रही है, इट टेंड्स टू मूव द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव आएगा। फिर हमारे पास एट लास्ट माइनस 10 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पे भी जो साइन है ना वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जो 10 किलोमीटर है ना, 10 किलो न्यूटन है, इट इज़ अ फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा 2 FB इज़ इक्वल टू माइनस 20 किलो न्यूटन एंड FB इज़ इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन।
ये हमारे पास सेकंड है रिज़ल्ट, इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। FA माइनस 10 इज़ इक्वल टू 10, FA इज़ इक्वल टू 20 किलो न्यूटन्स। तो ये आपके पास फोर्स एट पॉइंट A आ गई है। अब हमने फोर्स एट पॉइंट A आ गई है, फोर्स एट पॉइंट B आ गई है, दोनों आ गई हैं। अब हमने अपना फाइनल काम करना है, हमने इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है, जो कि हमारी नॉर्मल फोर्स है, हमारी शीयर फोर्स है और हमारी मोमेंट यानी बेंडिंग मोमेंट है एट पॉइंट C। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीम को ज़रा रीड्रॉ करूँगा, ठीक है, कि ये हमारे पास बीम थी हमारी, ये हमारा पॉइंट C था, तो मैं इसको पॉइंट C से कट करता हूँ बीम को, ठीक है। और अब ये आप पर डिपेंडेंट है, आपने कौन सा इसका सेक्शन ले लेना है, या तो एक ये सेक्शन बनता है जो कि हमारा राइट सेक्शन और दूसरा हमारा लेफ़्ट सेक्शन है, और लेफ़्ट सेक्शन में एक मोमेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं राइट सेक्शन ले लेता हूँ, तो फिर मैं राइट सेक्शन की जो फ्री बॉडी डायग्राम है मैं वो बनाता हूँ। तो एक तो मेरे पास ये नॉर्मल फोर्स आ रही है, फिर मेरे पास एक शेयर फोर्स आ रही है, और मेरे पास एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर एक 10 किलो न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, और पॉइंट C से 1 मीटर के फासले पर मेरे पास FB एक्ट कर रही है, और FB की वैल्यू क्या है, 10 किलो न्यूटन। मैं फासला भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हमने उसकी इक्वेशंस में बाद में हमें काम आएगा। और फिर उसका जो मज़ीद फासला है आगे वो है 2 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन बनाएंगे फिर से, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट x इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखें कि जो नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट C है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि कोई भी फोर्स हमें यहाँ पे ऐसी नज़र नहीं आ रही जो x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। फिर हम लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट y इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप देखेंगे कि v है जो एक्ट कर रहा है, फिर -10 है किलो न्यूटन्स, और फिर यानी एक तो ये वाला हो गया ना, इसको क्योंकि ये नीचे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने ये एक लिया असाइन किया हुआ रूल कि जो फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में जाएगी उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो -10 तो वो इक्वल टू v इज़ इक्वल टू 20 किलो न्यूटन आपके पास आएगा। मैंने यहाँ पर एक गलती की है, और वो ये है कि मैंने जब FB फाइंड की थी तो FB आ रही थी -10 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ली हुई है, ये डायरेक्शन मैंने गलत ली हुई है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इरेज कर देता हूँ इसको ऐसे होना चाहिए, और ये जो 10 किलो न्यूटन है ये होना चाहिए -10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो दो फोर्सेज ने नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो आपके पास 20 किलो न्यूटन शेयर फोर्स बनेगी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम मोमेंट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ ऑल मोमेंट इज़ इक्वल टू 0। तो m -10 इंटू 3 एंड -10 इंटू 1, ये वाली जो फोर्स है इसका फासला 3 मीटर है आपके एंड से, पॉइंट C से, तो 10 इंटू 3 होगा। और ये जो फोर्स है इट टेंड्स टू मूव द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपकी जो दूसरी फोर्स है -10 इंटू 1, ये जो फोर्स है इट ऑल्सो टेंड्स टू मूव योर बॉडी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हमने साइन नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो आपके पास आएगा -30 -10 इक्वल टू 0, m इज़ इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो ये आपका आंसर है फाइनल। तो मैं इनको बॉक्स कर देता हूँ, हमने आंसर निकाले हैं, एक ये हमने निकाला है, एक ये है हमारा फाइनल आंसर, और ये है, ठीक है। अब हमने ये वाला जो सारा स्टेप किया है उस स्टेप को करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने FA और FB को फाइंड करना था। अगर हमने FA और FB दोनों फाइंड इसलिए किए क्योंकि अगर हम लेफ़्ट सेक्शन से बीम को लेते हैं तब हमें डेफिनेटली यहाँ पर
एफ ए को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हम राइट सेक्शन से यूज़ करते जो कि मैंने करके दिखाया आपको, तो हमें एफ बी को यूज़ करना पड़ेगा। वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अब हम जो फंडामेंटल प्रॉब्लम नंबर 5 हैं हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर भी आप देखें इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस पूछी गई हैं, और इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस कौन सी होती हैं? आपकी शेयर फोर्स, आपकी नॉर्मल फोर्स और आपकी बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये 3 फोर्सेस हमने फाइंड करनी है। इसमें हम इंजीनियरिंग स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे और उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। उसके लिए मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। अब जस्ट बता दूँ आपको कि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा। पहले बनाने से पहले यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आएगी ए वाई और एक रिएक्शन फोर्स ए एक्स आएगी, क्योंकि आप देखें ये पिन कॉन्टैक्ट है, और पिन कॉन्टैक्ट में जो बॉडी है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग बाउंड होती है। फिर आपके पास पॉइंट बी है। पॉइंट बी में सिर्फ आपकी जो फोर्स लगेगी अलॉन्ग वाई एक्सिस लगेगी, क्योंकि रोलर कॉन्टैक्ट है, रोलर फ्री टू मूव है अलॉन्ग एक्स, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होगी, सिर्फ वाई की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और होगा कि यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। तो अगर मैं बीम को यहाँ से इधर से काट दूँ, सिर्फ आप पॉइंट ए टू बी कंसिडर करें, तो यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, और आपने जो लोड है उसको आपने टोटल फासला से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ना एक यहाँ पर पॉइंट लोड मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बीम के सेंटर पे एक्ट करेगी, ठीक है। जो टोटल फासला है यहाँ से यहाँ ए से बी तक 6 फीट, उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो बिल्कुल सेंटर पे लगेगी। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो फोर्स लगेगी इट वुड बी समवेयर हेयर, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला? आपके पास अगर आपने फाइंड करना है ना ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, तो आप लेंथ को डिवाइड कर दें 3 से, तो आपकी टोटल लेंथ क्या है? 3/3। इस ट्रायंगल की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी टोटल लेंथ है 3/3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड ये है इसकी, लेफ़्ट साइड से लगाना है इधर, तो बिल्कुल 1 फीट साइड पे आप ये पॉइंट लोड लगाएंगे। और उसके पॉइंट लोड को कैसे कंप्यूट करेंगे आप? जिस तरह हमने ट्रायंगल में ये जो हमारे पास रेक्टेंगल का केस है, इसमें हमने 1/2 बेस हमने बेस इंटू हाइट की थी। बेस हमारे पास 6 फीट थी और हाइट हमारे पास थी 300 पाउंड पर फीट, क्योंकि आप ये देख लेना ये हर जो ये वेक्टर है ये पर फीट जो एक्ट कर रही है 300 पाउंड पर फीट एक्ट कर रही है। तो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे शेप बन रही है इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो बेस इंटू हाइट हमने कर देना है। और जो ट्रायंगल है उसमें हमने हाफ बेस इंटू हाइट करना है, ठीक है। बेस आपके पास 3 फीट है और जो आपके पास हाइट है वो इसकी यही होगी। ये देखें ना 300 पाउंड पर फीट है ना, ये हर वेक्टर 300 पाउंड पर फीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर 300 पाउंड पर फीट फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 450 आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको नीटली बना के आपको मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। इसको मैंने डिस्टिंक्ट करने के लिए इसकी शेप्स को एक ही पर्पल लाइन, पिंक लाइन मैंने ड्रॉ की है इधर, ठीक है। तो ये जो इसका इस पॉइंट बी से लेफ़्ट की तरफ से सारा इसका एरिया है, ये रेक्टेंगल बन रहा है और राइट साइड पे ट्रायंगल बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, पर फीट 300 पाउंड लग रहा है। तो आपने अगर पॉइंट लोड लगाना है तो आप इसको टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें फॉर द रेक्टेंगल। 300 × 6 इज़ इक्वल टू 1800, और ये 1800 पाउंड होंगे क्योंकि वो फीट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये था फॉर रेक्टेंगल। अब आपने फॉर द ट्रायंगल निकालना है, तो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, इसको आपने किस तरह करना है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है? 3 फीट, ठीक है। और हाइट आपके पास कितनी है? आपके पास हाइट 300 पाउंड पर फीट है, क्योंकि आप देखें ये जो येलो पिंक कलर की लाइन है, इसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो लाइन है उनके साथ हैं। इससे आगे जो 2 मैंने वेक्टर्स बनाए हैं वो छोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 300 नहीं होंगे, 300 से कम नहीं होंगे। तो ये भी 300 पाउंड्स लग रही है फोर्स। तो हाफ इंटू 3 इंटू 300, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 450 पाउंड्स। अब मैंने फिर एक फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मैंने मज़ीद बनाना है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं एग्जैक्टली पॉइंट लोड कितने फासले पे लग रहे हैं। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देखें कि पहले तो हमने सिर्फ पॉइंट लोड प्लेस करने की जगह हमने फाइंड की थी। तो ये हमारे पास ए एक्स था,
ये हमारे पास ए वाई था, ये हमारे पास बी वाई था, ये हमारे पास 450 पाउंड्स थे, और ये हमारे पास जो बड़ा वेक्टर मैंने बनाया है 1800 पाउंड्स थे इसके, ठीक है। और ये जो फासला है इट इज़ 3 फीट, ये भी 3 फीट है और ये भी 3 फीट है। और ये जो फासला है पॉइंट बी से इस तरफ, ये फासला है 1 फीट। और ये मुझे कैसे पता चला, मेरे पास ये जो टोटल लेंथ थी ये वाली l/3 करके है, कि मुझे किस तरह पता है कि मैंने पॉइंट वेक्टर को कहाँ पे, इस पॉइंट लोड को, ट्राइंगल के पॉइंट लोड को कहाँ पे प्लेस करना है। मैंने उसको ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की जगह पे प्लेस करना है। और यहाँ और ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आपको कैसे पता चलता है, आप उसकी टोटल लेंथ को डिवाइड बाई 3 कर दें, और जो उसकी हायर साइड है ना, यानी अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसकी हायर साइड होगी, उससे आपने 1 फीट साइड पे प्लेस करना है। तो 3/3 इज इक्वल टू 1 फीट साइड। ये पॉइंट बी है ना, तो पहले जो आपके पास ट्राइंगल बन रहा था वो कुछ इस फॉर्म में बन रहा था, ऐसे करके ऐसे बन रहा था, ठीक है। तो अब ये जो हायर साइड है इससे 1 फीट साइड पे आपने ये पॉइंट लोड प्लेस करना है, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, हम इसकी जो स्टैटिक्स की इक्वेशन है हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट x इज़ इक्वल टू 0। तो आप ये देखें कि ax वाहिद फोर्स है जो x डायरेक्शन में लग रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ इक्वल टू 0। फिर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट y इज़ इक्वल टू 0 करके लेंगे आप। तो ay प्लस बी वाई माइनस 1800 माइनस 450 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बनेगा ay प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 2250 पाउंड्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी मोमेंट की इक्वेशन। तो हम मोमेंट एट ए लेंगे ताकि हमारे पास x की या y की कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। सॉरी, x की y की नहीं, हमारे पास ताकि y की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और जो y की वैल्यू आएगी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास by की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लेते हैं, हम देखते हैं फिर माइनस 1800 इंटू 3। अच्छा, वो कैसे, मुझे कैसे पता चला कि ये जो साइन है ये नेगेटिव मैंने लेना है? क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपके पास ये बीम है, अगर इस बीम की इस तरफ कोई फोर्स लग रही है तो इट विल टेंड टू मूव द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आती है तो नेगेटिव साइन आता है। और फिर तो दूसरी फिर हम जो है फोर्स फाइंड करेंगे, इट इज़, आप यहाँ पे देखें कि बी वाई आती है। फिर बी वाई का जो फासला है ए से वो 6 है, तो इट विल बी प्लस 6 बी वाई। और मुझे कैसे पता चला कि ये इस फैशन में मूव करेगी? ये अगर आपके पास कोई बीम है, अगर आपको इधर से कोई फोर्स लग रही है तो इट विल ट्राई टू मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको आप पॉजिटिव लेंगे। एट लास्ट आपके पास फिर फोर्स आती है माइनस 400 इंटू 7 इक्वल टू 0। और उसमें भी फिर ये है कि आप बीम बना के देख लें, ठीक है। बीम के अगर इस साइड पे फोर्स लगती है तो इट विल ट्राई टू मूव द बॉडी इन क्लॉकवाइज फैशन। तो क्लॉकवाइज जब जाएगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो बी वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1425 पाउंड्स। सॉरी, हमने मोमेंट अब एट ए इसलिए लिया था ताकि हमारे पास बी वाई की वैल्यू आ जाए, ए वाई के लिए नहीं। बी वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ए वाई इज़ इक्वल टू 825 पाउंड्स। इनको मैं बॉक्स कर देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाए, ठीक है। और ये हमारे पास बी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं इनको मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें मैंने लेबल कर देना। तो अब मैंने इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर सारी जो फोर्सेस हमने फाइंड की थी पिछली स्टैटिक्स की इक्वेशन से वो मैंने मेंशन कर दी हैं कि ये हमारे पास ए वाई आ गई, ये ए एक्स आ गई और ये बी वाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब हमने इस बीम को पॉइंट सी से ब्रेक करना है, तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम चले हम ब्रेक करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये मेरे पास पॉइंट सी है, इसको जब मैंने पॉइंट सी से ब्रेक किया तो मेरे पास ये वाली आई। और ये जो मेरे पास टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है मेरे पास इट इज़ 3 फीट, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको बिल्कुल उस तरह बनाना है जिस तरह हमारे पास इनिशियल क्वेश्चन था। एक्चुअली हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हमें इसको भी शो कराना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर हमें दोबारा एक पॉइंट लोड की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास ये सारे लोड्स आ गए। ठीक है, तो हमारे पास 300, अभी भी ये 300 पाउंड पर फीट एक्ट कर रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी बिल्कुल यहाँ पे दरमियान में लगने वाली, ये होगी 900। और 900 का फासला पॉइंट सी से जो होगा इट विल बी 1.5 फीट। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और फोर्स थी जो मैं बनाना भूल गया, वो होगी ए वाई इज़ इक्वल टू 825 और ए एक्स जो है इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इक्वेशंस बनाएंगे एन एम और सी के लिए, एन एम और वी के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स के अलोंग आप देखें अभी भी 0 फोर्स लग रही है। तो जो एन है नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट सी इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है। फिर हम फाइंड करेंगे एट सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज़ इक्वल टू 0। इस फोर्स को हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि v है एट पॉइंट सी माइनस 900 है, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और अब हमारे पास है प्लस 825। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास जो है v की वैल्यू है v एट सी इट इज़ इक्वल टू 75 पाउंड्स। अब जो हमारे पास काम करने वाला रह गया है वो ये है कि हमने मोमेंट फाइंड करना है एट पॉइंट सी। ठीक है, तो अब हम उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो आप देख लें कि यहाँ पर मैंने मोमेंट को पॉजिटिव लिया हुआ है, और आप एक बात याद रखें, अगर आंसर के एंड पे मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब ये मैंने डायरेक्शन गलत एज्यूम की थी। अभी मैंने एज्यूम की है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंड पे मेरी वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एम सी इज़ इक्वल टू 0 करके पॉजिटिव एम सी अभी मैंने एज्यूम किया हुआ है, और प्लस आपके पास 900 इंटू 1.5 है। ठीक है, तो ये जो साइन है ये पॉजिटिव मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आपके पास कोई बीम है, ठीक है, आपने एज्यूम करने की यहाँ पे लग रही है और आपको जो रेफरेंस पॉइंट है वो पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स यहाँ पे लगती है, ये पॉइंट सी है, अगर ये फोर्स यहाँ पे लगती है तो इट विल टेंड टू मूव द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसको आप पॉजिटिव लेंगे। तो फिर से हम आगे अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला जो हमने मोमेंट लेना है, ठीक है, वो है 825 इंटू 3। पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, 825 इंटू 3। तो आप ये देखें कि अगर आपके पास पॉइंट सी है ये, और इसके यहाँ पर ये ए वाई फोर्स एक्ट कर रही है, ए वाई 825 थी ना, तो इट विल टेंड टू मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन, जो कि क्लॉकवाइज, और ये आपके पास साइन नेगेटिव आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एम सी की वैल्यू आती है वो आती है, तो जो एम सी की हमारे पास वैल्यू आई वो होगी 1125 पाउंड फीट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस फाइंड कर ली। एक ये हमारी वैल्यू आ गई, दूसरी ये आ गई, और तीसरी ये आ गई। हमने इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस एन, वी और एम तीनों फाइंड कर लिए हैं एट पॉइंट सी। तो इसको इस तरह करना था। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, और इस तरह की सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है जो मेरे ख्याल से 3rd या 4th एग्ज़ाम्पल है जिसमें कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। और ये ट्रस्ट का जो है ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह करके आपके पास 2 मेंबर्स आ रहे हों तो आप एक और मेंबर यहाँ पे बना सकते हैं जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये 1 फोर्स मेंबर ट्रस्ट की एग्जांपल है। तो इसी तरह ये जो मेरे पास एंड है, इस एंड से मैं इस एंड तक ले जाऊँगा इसको, और ये मेरे पास एक फोर्स जो कहलाएगी उसका नाम होगा FBD।
तो अब इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। उससे पहले बस हम एक और चीज़ भी देख लें कि यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर आर वाई लग रही है जो रिएक्शन फोर्स है, और दूसरी जो है यहाँ पर जो है एक हमारे पास फोर्स लग रही है आर एक्स। हम डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा तो इसका मतलब है हमने डायरेक्शन गलत ली है। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जिस तरह मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में करना सिखाया था कि यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसको सॉल्व किस तरह करना होता है। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, आपकी जो लेंथ है वो ये है 6 मीटर, और जो आपकी विड्थ है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। आप 5 × 6 करें 30 किलो न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल 3 मीटर पर आप लगा देंगे 30 किलो न्यूटन फोर्स आपकी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास आर एक्स है, इधर नीचे जो है आपके पास आर वाई लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ये जो पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रही है एफ बी डी, ये बिल्कुल 2 मीटर के फासले पे लग रही है। तो हम तकरीबन कह लेंगे कि ये यहाँ लगती है तकरीबन। ठीक है, ये एफ बी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आप नोट करें कि यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ तक का जो फासला है ये जो फासला है ये है 4। ठीक है, तो आप अगर आप उसकी यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास, हम इसको इस तरह करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पर एक ट्रायंगल सी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाइपोटेन्यूज वाला जो है फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आपके पास आता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल सी मिल जाएगी। ठीक है, जिसका आपके पास जो है परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस जो है इसकी 4 होगी, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 होगी। ठीक है, अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमने सारी फोर्सेस लिख ली हैं जो ऐड कर रही हैं फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। अब हमने सिंपली जो काम करना है ना वो ये है कि हमने यहाँ पर इक्वेशंस लिखनी है स्टैटिक्स की, इंजीनियरिंग स्टैटिक्स में जो हमने पढ़ी थी उस तरह करके, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग एक्स इक्वल टू 0 करके हम करेंगे। और क्योंकि मैंने आर एक्स को मैंने लेफ़्ट डायरेक्शन पे मैंने पॉइंट करवाया हुआ है, तो ये माइनस आर एक्स होगा। और फिर आपके पास इसका जो है एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जो कि मैं बना देता हूँ, जो कि होगा 4/5 एफ बी डी। ठीक है, प्लस 4/5 एफ बी डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जो आर एक्स आएगा, आर एक्स विल बी इक्वल टू 4/5 एफ बी डी। और अब हम यहाँ पे दूसरी अपनी स्टैटिक्स की जो इक्वेशन लगाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई इज़ इक्वल टू 0। तो आर वाई प्लस 3/5 एफ बी डी इज़ इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ये 30 किलो न्यूटन जो है ये एक्चुअली नेगेटिव था, उसको मैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गया, यानी ये ऐसे था आर वाई प्लस 3/5 एफ बी डी माइनस 30 इक्वल टू 0 था। और इसका भी मैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूँ। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, और वो होगा 3/5 एफ बी डी। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपके जो आर एक्स और आर वाई है उनकी वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे जहाँ से जिसकी वजह से हमें आर एक्स या आर वाई की कोई ना कोई वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मोमेंट लेंगे अलॉन्ग बी। ये हमारा पॉइंट ए था और ये हमारा पॉइंट बी था जहाँ पर हमने ये फोर्स बनाई है। ठीक है, तो अब मैं इसका मोमेंट लूँगा, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स एट पॉइंट बी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें सबसे पहले आर वाई को। आर वाई का जो फासला बनता है ना वो बनता है, इसको थोड़ा सा यानी ये जो फासला है ना, ये दिस इज़ ऑल्सो 2 मीटर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 2 मीटर्स। ये थोड़ा सा ज़रा ना मेस्ड अप हो गया है। ओके, तो मैं इसको बेहतर करके लिख लेता हूँ। ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो हाँ जी,
तो आर वाई मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि पॉइंट बी के रिस्पेक्ट से हम मोमेंट ले रहे हैं, तो जो आर वाई का जो फासला है ना पॉइंट बी से वो 4 मीटर है। और एक और बात हम देखेंगे कि जो आर वाई है ना, इट टेंड्स टू मूव द बीम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, आर वाई मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक और फोर्स एक्ट कर रही है जो कि 30 किलो न्यूटन है, ये वाली फोर्स। तो 30 का फासला बी से कितना है 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आता है आर वाई 4 आर वाई इज़ इक्वल टू 30, आर वाई इज़ इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। हमारे पास इन दोनों में से ये जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एफ बी डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। आपके पास जो एफ बी डी की जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट करने से आप फिर उसको यहाँ पुट करेंगे, आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आर एक्स और आर वाई की। फिर आप उसको यहाँ पे लेबल कर सकते हैं और फिर आपने जिस तरह हमने पहले 2 सवालों में किया है, ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी जो है वो यहाँ पे बनता है 2 मीटर के फासले पे। आप इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे और या तो राइट सेक्शन ले लेंगे या आप लेफ़्ट सेक्शन ले लेंगे। अगर मैं होता तो मैं लेफ़्ट सेक्शन लेता, क्योंकि लेफ़्ट सेक्शन में सिर्फ आर एक्स और आर वाई एक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो भी आर एक्स की वैल्यू आएगी और आर एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम यूज़ करेंगे इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करने के लिए, एन, वी और एम। ये पिछली 2 प्रॉब्लम्स में मैंने आपको काफ़ी इस बारे में गाइड कर दी है कि आपने सेक्शन करने के बाद वो वाला सेक्शन लेना जहाँ पे कम फोर्सेस एक्ट कर रही हो, ताकि आपकी इक्वेशन कम से कम कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो इशू आ रहा था ना, जो मुझे आया था जब मैंने इसको सॉल्व किया था, वो ये था कि एफ कि हमने जो है पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रही है उसे किस तरह निकालना है। तो वो ट्रसेस का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। सारी जो रिएक्शन फोर्सेस हैं हमने वो भी निकाल ली हैं, आर एक्स और आर वाई बस रह गई थी, वो आप निकाल लीजिएगा। और उसके बाद बीम का सेक्शन कीजिए, और जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है प्रेफरेबली आप वो वाला सेक्शन लें, क्योंकि वो छोटा सेक्शन है, वहाँ पे सिर्फ 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इस तरह करके आप जो आपकी नॉर्मल फोर्स है, शीयर फोर्स और मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट, उनकी वैल्यू एट पॉइंट सी पे आप निकाल लेंगे। हम आगे चलते हैं। तो अब जो हमारे पास सेक्शन शुरू होने जा रहा है ना, उसके अंदर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम जो अब हम करेंगे वो प्रॉब्लम नंबर 9 to 18 है। उसमें से कुछ हैं जो मैं आपको नहीं करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस और एक है एवरेज शीयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका फार्मूला ये होता है n/a, और जो एवरेज शीयर स्ट्रेस होता है उसका फार्मूला ये होता है v/a। तो यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा कि जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस है उसके जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एवरेज शीयर स्ट्रेस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं इसको, इधर भी पास्कल में लिख देता हूँ। और ये जो n है इसको हम न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, और ये जो v है ये भी फोर्स है, इसका यूनिट भी न्यूटन होगा, और जो एरिया है उसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। फोर्सेस सेम है, बस जो ये सिंबल यूज़ हुए हैं n, v, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सी सूरत हाल है, ठीक है। तो वो सूरत हाल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी सूरत हाल है ये। कि ये आप मान लीजिए कि ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास एक सिलेंडर है और इस पर एक्चुअली एक लोड लग रहा है, ठीक है। जब इस पर कोई फोर्स लगेगी ना, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर एक रिएक्टिव फोर्स लगेगी ऑपोजिट साइड पर। ये वाली जो फोर्स है ना ये F है, ठीक है, और इसका भी यूनिट डेफिनेटली n है। अब जो दूसरी जो फोर्स लगेगी ना वो होगी n, जो इसके रिएक्शन फोर्स होगी। तो ये जिस n की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये रिएक्शन फोर्स है, और ये जो v है ये v भी रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ क्लियर कर ली। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जब नॉर्मल स्ट्रेस की बात होगी, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की, तो हमारे पास केस किस किस्म का होगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी रिएक्शन फोर्स की। तो मान लें कि आपके पास एक ना बोल्ट है, सिलेंड्रिकल बोल्ट, ठीक है।
और वो जो बोल्ट है ना, इट इज़ बाउंड बाय अ हुक। उसका मैं कलर ये ले लेता हूँ। ये एक हुक है, एक हुक में से गुजर रहा है, ठीक है, ये जो बोल्ट है। अब जब आप इस हुक पे ज़ोर लगाएंगे ना इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक ऑपोजिट एक फ़ोर्स बनेगी, वो होगी शेयर फोर्स, ठीक है। और ये जो V है, ये सिर्फ बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें ये मल्टीपल होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एक और बोल्ट बना लें, सॉरी एक और हुक बना लें। अब ये जो बोल्ट है ना, ये 2 हुक्स में से गुजर रहा है, तो यानी यहाँ पर अब 2 शेयर फोर्स लगेंगी। तो 2V जो है, 2 शेयर फोर्स लग रही है इन रिस्पॉन्स टू अ फोर्स, दैट इज़ अ फोर्स एक्टिंग, ठीक है, जो हुक को पुल कर रही है। और फिर जो बोल्ट है, बोल्ट जिस जगह से पोटेंशियली टूट सकता है, उस तरफ से हमें एक शेयर फोर्स मिलेगी। तो हमारे पास जो V की वैल्यू होगी ना, वो होगी F/2। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, तो उसके लिए ज़रा मैं एक फ़िगर ड्रॉ कर लूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक ये वाइट कलर का बॉक्स है और एक दूसरा येलो कलर का बॉक्स है। ये जो येलो कलर का बॉक्स है ना, ये वाइट कलर के बॉक्स के अंदर है, और ये इसकी जो चारों सरफेसेस हैं, आगे वाली, पिछले वाली और जो दोनों राइट साइड पे सरफेसेस हैं इस येलो वाले बॉक्स की, ये वाइट वाले की सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं। तो जब हम इस येलो बॉक्स को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो इसकी जो 4 सरफेसेस हैं वो वाइट वाली बॉक्स के 4 सरफेसेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, और यहाँ पे 4 फोर्सेस बनेंगी। एक ये राइट साइड की तरफ, एक ये फ्रंट साइड की तरफ, एक ये लेफ़्ट साइड की तरफ, और एक ये बैक साइड की तरफ। 4 शेयर फोर्सेस बनेंगी। तो 4V इज़ इक्वल टू F, तो जो आपका V होगा इट विल बी इक्वल टू F/4, ठीक है। अब ज़रा मैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर दूँ यहाँ पे। जो प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनमें एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, और जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 14, 15 और 18 है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आपके शेयर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन है कौन सा। आप ये देखें कि ये जो अंदर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया हॉलो है अंदर से, ठीक है। इस पे फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जो इसके साइड पे जो बाउंड्री है इस सिलेंडर की, वहाँ फोर्स एक्ट करेगी। और मैं उस तरह बाउंड्री को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री पर आपकी फोर्स एक्ट होगी, जिसको कहा गया एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। और एक बात और याद रखें, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। और जबकि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ना, इट इज़ दैट F। इसके रिस्पॉन्स में एक हमें N मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक N फोर्स लगेगी, ठीक है। तो हम इसको अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं कि जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस है, इट इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और ये जो F है इट्स इक्वल टू N, और इसका जो एरिया है हम निकालेंगे π/4 d² के ज़रिए। π/4 d² के ज़रिए हम इसका एरिया निकालेंगे, और जो इसका d² है ना, इट इज़ इक्वल टू आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर। जो इसका आउटर डायमीटर है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 100 मिलीमीटर है, और जो इसका इनर डायमीटर है वो 80 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डायमीटर होगा, जिसकी वैल्यू को आपने इसमें इनपुट करना है, इस फार्मूले में, तो आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रेफरेबली ये है कि आप इस 100 को आप कन्वर्ट करें मीटर्स में, जो कि बनेगा 0.1 माइनस 0.08 का स्क्वायर। उसकी वजह ये है कि हमने आंसर निकालना है उसके अंदर एवरेज स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो बेहतर है कि हम मीटर में अपनी सारी कन्वर्जन करें ताकि हमारा आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आए और वो पास्कल्स में आए, इजीली आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो उस तरह। तो हम लिखेंगे 300,000 डिवाइडेड बाय π/4 0.1 स्क्वायर माइनस 0.08 स्क्वायर,
और हमारे पास जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो आ जाएगी, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम ये है, और ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अदर प्रॉब्लम वी हैव, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमने इसको करना किस तरह। आप एज्यूम करें कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर फिर दो एरियाज़ आ जाएंगे, एक ये एरिया आ जाएगा और एक ये एरिया आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू नो कि टॉप व्यू में ये जो येलो वाला दो मैंने बॉक्स बनाए कौन से हैं, तो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया ये है। और इसके दूसरी साइड पे भी ये एरिया बन रहा है, तो ये वाला एरिया है। मैंने क्या करना है कि मैंने क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मैंने फाइंड करना है, ठीक है। इस पे सारी फोर्स सेट कर रही है आपकी, और इन्होंने सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो गिवन डायमेंशन आप ये देखेंगे, जो रेक्टेंगुलर तीनों जो फिगर्स हैं रेक्टेंगुलर हैं, एक फिगर ये है आपकी, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो ये वाली जो फिगर है इसकी आपको डेफिनेटली लेंथ नज़र आ रही है 4 इंच है, और ये इसकी विड्थ लिखी हुई है इधर, ठीक है। तो जो पहली सरफेस है उसका होगा, पहली जो शेप है उसका होगा 4x1 एरिया उसका, और जो दूसरी वाली है उसकी भी आप देखें ये इसकी लेंथ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ भी 1 इंच है। ये मैंने ऊपर लिख दिया है तो ये ना मिट गई हैं चीज़ें, तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये देखें, ये इसका 1 इंच मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जो दूसरी आपके पास फिगर है, दूसरी फिगर का भी आपके पास इसको प्लस कर दें 4x1, और जो तीसरी फिगर है उसका भी एरिया आपके पास 4x1 बनेगा। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो होगा 16 इंच स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाले जो एरियाज़ है ना, ये जो खला है, जो स्पेस है, इस स्पेस का एरिया आप फाइंड करें 4x4, ये भी 4x4 बनेगा, बल्कि ये 4x4 नहीं बनेगा, ये बनेगा 4x2, क्योंकि ये देखें आप, ये जगह यहाँ पर हाफ़ हो रही है, तो ये 4x2 बनेगा, और ये वाला जो एरिया है ये भी 4x2 बनेगा। और जो बाकी सारा आपके पास एरिया आता है, जो आपके पास टोटल एरिया आता है रेक्टेंगल का, टोटल एरिया रेक्टेंगल का क्या है 4x4 इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। तो आप उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है टोटल आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए फाइंड करने के। बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको विजिबल है प्रॉपर्ली फिगर के अंदर तो आप उसको देखें। अच्छा, जो फोर्स है वो हमारे पास 15 kIP है, और उसको आपने डिवाइड कर देना है एरिया से, जो कि 12 इंच स्क्वायर है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये F/A है, या इसको आप N/A भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉब्लम में चलते हैं। अगली प्रॉब्लम में भी आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ये रेक्टेंगल का पाथ मैं ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रॉब्लम के दो हिस्से हैं। पहला ये है कि आपने लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड करनी है। जो लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड करने वाला जो सारा काम है ना, वो हमने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 7 या 8 था जिसमें हमने करना था, और वो चैप्टर हमें कराया नहीं गया था। तो आई डोंट थिंक कि ये सवाल पेपर में आएगा जिसमें आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना होगा, क्योंकि हमने नहीं किया इसको। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है, वो कैसे फाइंड करना है, तो उसका हल मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर आपके पास दो रीजन्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की जो है आपको डायमेंशन बेस गिवन है, ये आप देख लें, बेस इसकी, ये बेस की 80 है, और जो इसकी लेंथ है वो 300 मिलीमीटर है, और इसकी भी 300 मिलीमीटर है, और इसकी जो बेस है वो भी 80 है। तो आप इन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं और इसको टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से निकाल दें। जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया है वो होगा 300 इंटू 80 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80, जो भी होगा वो टोटल ट्रायंगल का एरिया होगा। उसमें से आपने माइनस कर देना इन दो ट्रायंगल का एरिया। दो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 2 इंटू 1/2, ये एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 80 इंटू 300, और इनमें से आप माइनस कर देंगे। आपके पास ये जो आपकी फ़िगर है
ये वाली, इसका एरिया आपके पास आ जाएगा। और फिर आपने फोर्स आपको गिवन है 600,000। बेहतर ये है कि आप ये सब मीटर में करें, मिलीमीटर में ना करें, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका एरिया जो भी आएगा, ठीक है, तो उससे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा आपका। अगली प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हमने सेक्शंस करके करना है 3, तो इसको मैं अभी शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको ना हम सेक्शनिंग इसकी हम ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरह करनी है, ठीक है। चाहे मैं इसको लेफ़्ट साइड से करना शुरू करूँ या चाहे मैं इसको राइट साइड से करना शुरू करूँ, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेक्शन करता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास एक सेक्शन इसका आएगा जो कि देखने में ऐसा लगेगा। उसके एक एंड पे जो फोर्स लग रही है वो 3 kip है, जो कि F है, और उसको रेजिस्ट करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगेगी जो कि होगी N = 3 kip, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पहली सेक्शनिंग कर दी। अब मैं इसकी दूसरी सेक्शनिंग करूँगा, ठीक है। तो दूसरी सेक्शनिंग मैं इसकी करूँगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी सेक्शनिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ, इधर से। इट्स जस्ट हैज़ टू बी बिफोर द अदर फोर्स, यानी जो 8 kip है ना, इससे पहले हो। और इसी तरह जो मैंने 9 kip की केस में की, तो 9 kip की फ़ोर्स से पहले मैंने इसकी करनी है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता आप कहाँ से कर रहे हैं, बस अगली फोर्स से पहले आपने इसकी सेक्शनिंग कर देनी है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन आएगा वो देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नेट फोर्सेस कितनी हैं एक डायरेक्शन में। हमारे पास जो लेफ़्ट डायरेक्शन में फ़ोर्स है वो 3 है, और जो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 9 kip। तो जो नेट फोर्स है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक चीज़ ज़रा समझनी है, जो फोर्स राइट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगी उनको हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, और जो लेफ़्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे। इस कन्वेंशन को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, आपका आंसर ठीक रहेगा, लेकिन इसको थ्रू आउट आपकी प्रॉब्लम जो है यूनिफॉर्मली इसको यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे जी कि 9 में से 3 निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारी जो नेट फोर्स लग रही है ना, वो राइट साइड की डायरेक्शन पे लग रही है 6 kip, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में होगी जो ऑपोजिट होगी। जो 6 kip है, जो हमारी नेट फोर्स आई है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये 6 kip है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी सेक्शनिंग होगी। अब हम इसकी तीसरी सेक्शनिंग करेंगे। अच्छा, ये है N1, ये N1 है, और ये जो हमने 6 kip लिखा है ये है N2 = 6 kip। अब हम इसकी थर्ड सेक्शनिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शनिंग करते वक्त हमारे पास जो फिगर आएगी वो कुछ देखने में ऐसी लगेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोर्सेस मेंशन करता हूँ कि फोर्स कौन कौन सी हैं। एक मेरे पास 3 kip है, इस डायरेक्शन में मेरे पास 9 kip है, और फिर मेरे पास इस डायरेक्शन में 8 kip है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास टोटल नेट फोर्सेस क्या हैं और किस डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो बड़ी फोर्स है ना वो 9 थी, और हमने 9 में से जब 3 निकाला तो बकाया 6 रह गई, और वो 6 रह गई राइट डायरेक्शन में। अगर आप मान लें कि ये जो फोर्स 3 है, ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो फोर्स लग रही 3 होती और ये 1 होती, तो जो नेट फोर्स लगनी थी ना फिर वो लेफ़्ट डायरेक्शन में लगनी थी। अब मैं यही बात यहाँ पे समझाता हूँ कि देखें, आपके पास 3 है, 3 को आप ले लें पॉजिटिव क्योंकि ये लेफ़्ट डायरेक्शन में है, फिर आप -9 कर दें क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में है, और ये जो 8 kip है ये लेफ़्ट डायरेक्शन में है तो इसको भी आप पॉजिटिव कर दें। तो 8, 9, 10, 11 -9 = 2।
तो सबसे बड़ी फोर्स जो कंबाइंड फोर्सेस जो लग रही है ना राइट साइड पे, टोटल लग रही है आपकी 11 KIP जो राइट डायरेक्शन में लग रही है, और वो 8 से बड़ी है, ठीक है, सॉरी वो 9 से बड़ी है। 9 आपकी राइट डायरेक्शन में लग रही है, और जो दूसरी वाली फोर्स है वो आपकी लग रही है लेफ़्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो 11 फोर्स आई है ये टोटल हमारी एक्चुअली लग रही है लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो जो अब यानी जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना ये 11 KIP जो सिर्फ 3 और 8 की है, सिर्फ 3 और 8 की, वो 11 है और वो लेफ़्ट डायरेक्शन में लग रही है, जो कि बड़ी फोर्स है। तो यानी जब हम 11 में से 9 निकाल देंगे तो इस डायरेक्शन में हमारे पास फिर 2 KIP लगेगी, और इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए राइट डायरेक्शन में हमारे पास 2 KIP लगेगी, ठीक है। तो मेरे पास N3 हो गया 2। अब हमें हर सेक्शन का एरिया पता है क्या है, हमने जिस एरिया को सेक्शन किया है ना उस सेक्शन का हमने डायमीटर कंसिडर करना है, और वो हमें बताया हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं फिर से, ये हमारे पास A था, पार्ट A था, सॉरी ये पार्ट B था, ये वाला पार्ट A था, और ये पार्ट C था। जो पार्ट A है ना उसके अंदर जो डायमीटर है वो ये वाला डायमीटर है, ये वाले सेक्शन का डायमीटर लेना है, जो कि कितना है, A1 का जो है वो है हमारे पास 0.5 इंच, या इसको AA कह लें क्योंकि ये पार्ट A था ना हमारा। फिर जो हमारे पास एरिया ऑफ पार्ट B है, जो कि ये वाला एरिया था जिसकी हमने सेक्शनिंग की थी, उसका जो डायामीटर हमारे पास है वो है 1 इंच। और फाइनली हमारे पास ये जो सेक्शन है, आखिरी सेक्शन हमारा, इस सेक्शन का जो डायामीटर है पार्ट का वो है 0.5 इंच। और हमारे पास जो पार्ट A में जो हमने n की वैल्यू निकाली थी, या उसको हमने N1 लिखा था, वो थी 2 KIP। जो हमारे पास N2 जो B एरिया है उसमें जो हमने निकाली थी n, उसकी वैल्यू थी 6 KIP। और जो हमने जो थर्ड वैल्यू निकाली थी N3, उसकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 2 KIP। ओके, तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है। हमें कहा गया था कि फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड एट पॉइंट A, B एंड C। तो हम थीटा स्ट्रेस का जो है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस थीटा सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 करके हम निकाल लेंगे। N1 बाय एरिया 1 या एरिया A कह लें आप, जिसको मैंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन कर दिया मैंने इसकी नंबरिंग में, N2 बाय एरिया 2 और N3 बाय एरिया 3, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करें, आपका आंसर आ जाएगा और वो आपका फाइनल आंसर है। हम अब अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी हमें नॉर्मल स्ट्रेस कहा गया है। नॉर्मल स्ट्रेस का मीनिंग है ये सिग्मा इज़ इक्वल टू N/A। ये चीज़ हमें फाइंड करने के लिए कहा गया ऑफ रॉड AB, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ना सिंपल सी FBD बना लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट है, फिर हमारे पास एक इस तरह करके फोर्स आ रही है, ये FAB है, ये FAC है, और ये नीचे हमारे पास W एक्ट कर रहा है, और W इज़ 50 इंटू 9.8 इज़ इक्वल टू 490, ठीक है, न्यूटन्स। तो ये हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की डायरेक्शन में। हम यहाँ पर सिंपल इंजीनियरिंग स्टैटिक्स की जो इक्वेशन थी वो हम लगाएंगे। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट x इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास कौन कौन सी आएंगी फोर्सेस हम देखते हैं। एक चीज़ और मैंने इस डायग्राम में मेंशन नहीं की, वो ये ट्रायंगल बन रहा है 3, 5, 4। ये जो ट्रायंगल है ये हमें हेल्प करेगा कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने में। हम पहले ही कंपोनेंट्स को ना रिजॉल्व कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है ना वो बनता है 4/5 FAC, और जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट बनता है वो बनता है 3/5 FAC। अब हम इसको इजीली जो स्टैटिक्स की इक्वेशन है वहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, -FAB, ठीक है। ये जो FAB की डायरेक्शन है ये मैंने लेफ़्ट साइड पे ली है,
ठीक है, सबको एग्ज़िट की तरफ मैंने किया, मतलब सारे जो है ना, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव एफ ए भी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा +4/5 मल्टीप्लाई बाई एफ ए सी। आप जिस तरह हमें पता है ना कि ग्राफ जब हमारे पास होता है तो ग्राफ में जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो वैल्यू आती है नेगेटिव आती हैं, और इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, ये वही वाला हिसाब है। 4/5 AC, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा 3/5 FAC इज़ इक्वल टू 490.5। ये जो मैंने 490.5 इक्वल टू दूसरी साइड पे लिखा है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -490.5, क्योंकि जो वेट है, ये जो वेक्टर है, इसको आप देखें फिगर में, ये नीचे डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो इक्वल टू 0 आएगा आपके पास। तो इसको आप लिख लें 3/5 FAC इज़ इक्वल टू 490.5, ठीक है। और आप यहाँ से FAC की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। FAC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 817.5। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और आपके पास जो FAB की वैल्यू है वो आ जाएगी 654, ठीक है। तो अब आपके पास जो FAB है इट इज़ इक्वल टू योर NAB। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैं AB को मैं सेक्शन करता हूँ यहाँ से, तो इसको अगर पहले ही इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स मिल रही है FAB जो कि 654 के बराबर है, तो फिर जो N लगेगी, N भी इस डायरेक्शन में लगेगी जो कि 654 में होगी, उसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो हमारी हमें पता चल गया N की वैल्यू क्या है। और डायामीटर जो AB रॉड का है वो 8 मिलीमीटर है, तो हम A निकालेंगे इसका π/4 d² करके, और जो d² में जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.008 मीटर स्क्वायर। 8 डिवाइडेड बाई 1000 कर दें, तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 8 डिवाइडेड बाई 1000 0.08 आनी चाहिए ये, ठीक है। तो आप इसको पुट कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 654 डिवाइडेड बाय आपकी एरिया की जो वैल्यू है, जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगी, π/4 0.08 का स्क्वायर, वो आपका आंसर होगा और वो आएगा N/मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने 0.08 है उसको हमने मीटर में लिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का। इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल जो है ना, इस तरह करके मैंने एक रेफरेंस लाइन ली है, तो यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा ना वो एंगल होगा 30 डिग्रीज़, और इधर जो एंगल बनेगा वो भी होगा 30 डिग्रीज़। ऊपर हमारे पास वैसे ही 60 डिग्रीज़ है, वो हमें पता है। और ये जो नीचे लोड लग रहा है, इस लोड की जो वैल्यू है वो है 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8। उसने बताया हुआ कि 200 किलो का वज़न है, ठीक है। उसने बताया हुआ कि जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस है ना, यानी ये इट कैन नॉट एक्सीड 150 मेगा पास्कल्स। तो इसने बताया भी हुआ है, MPa से हमें पास्कल से पता चल रहा है कि ये एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 150 MPa होगी, और मेगा 10⁻⁶ होता है, तो 150 इंटू 10⁻⁶ पास्कल्स, ठीक है। तो दोनों रॉड्स में 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम हम चलें बना लेते हैं यहाँ पे, कि ये हमारे पास FAB हो गया, सॉरी FBC हो गया, ये हमारे पास FAC हो गया, नीचे एक लोड एक्ट कर रहा है, और ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ली थी, इस रेफरेंस लाइन को हम इधर ही रहने देते हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री, और फिर इधर भी आप इसको 60 डिग्रीज़ कर दें। आपको जो बेहतर लगता है आप उसके हिसाब से आप अपना ट्रायंगल बनाएं।
और एफ ए बी और एफ ए सी की आप वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ आपको जो है हेल्प करेंगी आपके एफ फोर्स की वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, आपको एरिया नहीं पता यानी डायामीटर नहीं पता, तो यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सिग्मा इज़ इक्वल टू एफ़ बाई ए, तो ए इज़ इक्वल टू एफ़ बाई सिग्मा। सिग्मा हमें गिवन है कि 150 है, और जो हमने एफ़ निकालना है, एफ़ को निकालने के लिए जो है हम जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे वो होगा एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सॉरी, ये तरीका नहीं यूज़ होगा। ठीक है, आपने एफ ए सी और एफ बी सी की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन से, जो आपके पास स्टैटिक्स की इक्वेशन है, उससे आगे पास एफ ए बी की एफ ए सी की वैल्यू भी आ जाएगी और एफ बी सी की भी आ जाएगी। और आपने फिर उसके साथ करना क्या है कि आपने ना एरिया इज़ इक्वल टू जो भी आपके पास एफ़ की वैल्यू आ रही है, यानी आप मान लें कि ये एफ ए सी है डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना 150, और दूसरे केस में ए इज़ इक्वल टू एफ बी सी डिवाइडेड बाय 150। तो इस तरह करके आपके पास एरिया का जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसे कंप्यूट करना है। तो स्टैटिक्स की इक्वेशन पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स में बना चुका हूँ, तो होपफुली आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ये एक और क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए आपको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ना इसकी जो प्रॉब्लम है हम उसको रीड कर लेते हैं। इसमें जो बात फाइंड करने के लिए कही गई है वो है एवरेज शीयर स्ट्रेस। इसका मतलब हमने ये निकालना है, ये चीज़ हमें फ़ाइंड करने के लिए कहा गया है, और हम यही फाइंड करेंगे इस प्रॉब्लम में। इसमें बताया हुआ है कि जो पेन है ना एट ए इट इज़ सब्जेक्टेड टू डबल शेयर, यानी ये जो पेन है इस पर डबल शेयर लग रहा है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या है। ये आपके पास जो है आपका एक बोल्ट है, और वो बोल्ट एक क्रॉस सेक्शन में से गुज़र रहा है, यानी वो एक हुक में से गुज़र रहा है, और फिर एक और हुक में से गुज़र रहा है। वो दो हुक्स हैं। जब ये इस बोल्ट पे जब ये हुक्स खींची जाएंगी ना, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, ये फोर्स होगी वो, या इनकी कोई नेट फोर्स होगी जो इस तरह की होगी। फिर उनके रिस्पांस में एक शेयर यहाँ बनेगा, एक शेयर यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी एक ही जो फोर्स लगेगी कंबाइंड, और उसके रिस्पांस पे ये दो जो जॉइंट्स बने हुए ना, इन जॉइंट्स पर आपका शेयर लगेगा। तो दो शेयर होंगे और फोर्स होगी, उस फोर्स के रिस्पांस में दो शेयर बनेंगे, तो V इज़ इक्वल टू एफ़ बाई टू। ये मतलब है डबल शेयर का, यानी जो भी आपके पास F की वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 करके इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, पेन का हमें डायामीटर गिवन है। ठीक है, तो अब हम सिंपली इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x इज़ इक्वल टू 0। उससे पहले हमने एक और काम करना है, वो ये है कि हमने ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पे कौन से जॉइंट्स लगे हुए हैं। ये पिन सपोर्ट है एट पॉइंट ए, और जो पॉइंट बी है उस पर रोलर सपोर्ट है। जो रोलर सपोर्ट होती है ना, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर सकती, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर सकती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर बी पर एक फ़ोर्स लगेगी जो कि होगी बी एक्स, और इसी तरह यहाँ पे एक ए एक्स फोर्स लगेगी, और एक यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो ए वाई होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ए वाई को लेफ़्ट साइड पे क्यों लिया है, मैं राइट साइड पे भी तो ले सकता था। उसकी वजह यह है कि मैंने इमेजिन ये किया है कि ये जो जॉइंट बना हुआ है ना, इस जॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ ज़ोर लगेगा, और वो जो पिन है ना, उस पिन में जो शेयर डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। आप इसको दूसरी तरफ से भी इमेजिन कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ए ई वाला एंड है ना, इसको खींचा जा रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रही होगी, और उसके रिस्पॉन्ड में एक रिएक्शन फोर्स लग रही होगी जो कि उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी।
ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ए एक्स, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे सॉरी ये ए एक्स है, ये ए वाई नहीं है। माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम अपनी दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये 600 है। जब हमें मोस्टली एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो हमें दिया जाता है एसआई यूनिट्स में। तो अब मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि हमने 9.8 लेना है, क्योंकि 9.8 तो एसआई यूनिट्स में होता है। तो आई वाज नॉट श्योर कि जब हम इम्पीरियल यूनिट्स लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है जी की, वो क्या होती है। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे 600 ही एज्यूम करूँगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पे देख लें कि एक तो आपके पास जो फोर्स लग रही है ना, एक तो ये सॉरी वाई थी, मैंने उल्टे साइन दे दिए इसको। ठीक है, अब हमने जिस तरह पहले कहा था कि जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी वो पॉजिटिव होगी, और जो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगी वो नेगेटिव होगी। तो ए वाई ऊपर की डायरेक्शन में है, और जो नीचे लग रही है वो ये 600 न्यूटन वाली फोर्स है। माइनस 600 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ए वाई इज़ इक्वल टू 600 पाउंड्स। ठीक है, अब हमने मोमेंट लेना है अबाउट बी। हमने मोमेंट अबाउट बी क्यों लेना है? ताकि हमें पता चल जाए कि ए एक्स क्या है। अगर हम मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बी एक्स क्या है। इन एनी केस हमें जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसको इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमें दोनों वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मोमेंट अबाउट में बी लूँगा, और मोमेंट अबाउट बी लेने से पहले मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं वो यहाँ पर करूँगा। ये तो हमें पता है कि ये जो लेंथ है ना, ये 3 फीट है, ये वाली। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये 4 फीट है। ये जो 4 फीट वाली लेंथ है ना, इसको मैं नीचे बना दूँगा इस तरह, और ये जो 3 फीट वाली लेफ़्ट साइड पे इसको मैं इधर ले आऊँगा। हमने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स के चैप्टर 2 के जो फर्स्ट सेक्शन जो हमने पढ़ा था ना, उसमें यही बात थी कि अगर आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, उसके जो फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स में सॉरी कह रहा हूँ, आप फोर्सेस को मूव कर सकते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सॉरी, आप उसको डिफरेंट प्लेसेस में मूव कर सकते हैं इन द सेम स्पेस। उसकी डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, तो उसका आंसर सेम आएगा, उसका आंसर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो लेंथ है ये मेरे पास 4 फीट है, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास 3 फीट है। तो अब मैंने मोमेंट अबाउट पॉइंट भी लेना है। तो -4 × 600, क्योंकि आप ये देखें ये जो 600 फोर्स है ना, इसका अगर मैं वेक्टर एक्सटेंड कर दूँ तो ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो 4 फीट बन रहा है। तो वो मोमेंट आर्म कब बनती है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास 4 भी बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बन रहा है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई बीम है, ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रही है इट टेंड्स टू मूव द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि साइन जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, यानी इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है, मूव करना चाह रही है। तो -4 × 600 प्लस AX × 3। जो AX है उसका जो AX जो फोर्स लग रही है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो 3 फीट है B से। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे हमारे पास AX की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800 पाउंड्स। ठीक है, और हमें पता है कि हमें तो पहले यहाँ पे पता चल गया था ना AY क्या है, और अब हमें AX भी पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे AX² + AY², और हमारे पास जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना, उसको आपने डिवाइड कर देना है π/4 d² से, और जो d² की यहाँ पे वैल्यू है वो 0.25 इंचेस है। तो इस तरह करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 600² + 800² डिवाइडेड बाय π/4 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फोर्स है ना वो आ जाएगी इस तरह करके। सॉरी, फोर्स हमारे पास जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। सॉरी, एवरेज शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो फोर्स हमने निकाली है ये V निकाली है, यानी ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट प्लीज़ इसको ज़रा देख लें दोबारा कि अगर 2 हुक्स हैं उनमें से बोल्ट गुजर रहा है
और अगर हुक्स को पुल करें तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शेयर बनेगा। ये वो शेयर है जिसकी हमने वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास एवरेज शेयर स्ट्रेस आया। ठीक है, एट लास्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है और फिर ये प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम रह गई हैं हमारे पास जिनमें एवरेज शेयर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इसमें टोटल बन कितनी फोर्सेस रही हैं। एक तो जो शेयर बनेगा ना, एक यहाँ बनेगा शेयर और एक शेयर दूसरे बोल्ट पे बनेगा। अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था, आप इमेजिन करें ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट इस तरह करके नीचे से जा रहा है, नीचे भी जा रहा है इस प्लेट के, और इसी तरह ये जो बोल्ट है ये भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जब ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट जब इस डायरेक्शन में मूव करेगी ना, तो जो शेयर हमारे पास बनेगा वो ऐसे होगा। तो हमारे पास कितने शेयर हो गए? हमारे पास 4 हो गए। ये 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए। इधर भी शेयर बनेगा, इधर भी शेयर बनेगा। तो 4v इज़ इक्वल टू एफ, v इज़ इक्वल टू f/4। ठीक है, और हमारे पास f क्या है? ये जो फोर्स है ये 10 है, तो हमारे पास जो भी v की वैल्यू आ रही है वो 10/4 है। और हमने जो वैल्यू निकालनी है वो है v/a। v हमारे पास 10 है और जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा π/4 d²। ठीक है, 10/4, सॉरी, v की वैल्यू 10/4 आती है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये आंसर भी आ जाएगा इसका। एट लास्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास 2 फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस को अगर हम विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि उनमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, 30 और 40 किलो न्यूटन। ठीक है, यानी ये फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रही हैं। अब आप ये देखें कि ये जो 40 किलो न्यूटन वाली फोर्स है, इसके रिस्पांस में एक शेयर बनेगा इस डायरेक्शन में। ये v हो गया, और ये जो ऊपर जो फोर्स लग रही 30 किलो न्यूटन, इसके रिस्पांस में एक शेयर बनेगा यहाँ, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कितने शेयर हो गए? 2v इज़ इक्वल टू एफ, v इज़ इक्वल टू f/2। ठीक है, हमारे पास f क्या होगी? f हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना इन दोनों का, ये होगा। ठीक है, f जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको हमने किस तरह फाइंड करना है? तो f इज़ इक्वल टू 30² प्लस 40²। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना बाय 2 से, तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये जो पेन है ना, जिस पेन की बात हो रही है, इसका अपना डायमीटर है ना, वो ये पेन है। ये पेन इस तरह करके जा रही है। ठीक है, इस पेन का जो डायामीटर गिवन है हमें वो 30 मिलीमीटर है। 30 डिवाइड बाई 1000 आप कर दें, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 30² प्लस 40² डिवाइडेड बाय π/4, 30 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, ताकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। इसका स्क्वायर ले लेना है और जो आपके पास v की वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि आपका एवरेज शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसकी जो फॉर्मूलेशन है, फॉर्मूलेटेड फॉर्म है, उसकी मैं वो लिख दूँ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। इट इज़ द रेशो ऑफ फेलियर स्ट्रेस टू द अलाउएबल स्ट्रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कभी अगर आप मॉल्स में लिफ्ट में जाएं तो जो लिफ्ट्स होती हैं उसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पर जो है 15 बंदे से ज़्यादा इस लिफ्ट में मत आएँ। ठीक है, तो मान लें कि 15 बंदे अगर आ भी जाएंगे तो लिफ्ट कुछ होगा नहीं, लेकिन वो उन्होंने जो एक्चुअल वैल्यू है उसे थोड़ा कम उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ये ना हो कि
फॉर सम ड्यू टू सम इमरजेंसी लोग 15 लोगों को ही आना पड़े तो वो देख के कहेंगे चलो ठीक है 15 आ सकते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट वो फेलियर स्ट्रेस नहीं बताया कि 15 बंदे आएंगे तो फेलियर होगा। हो सकता है फेलियर 18 बंदों पे हो, 20 बंदों पे हो, 20 बंदों को जब वो वेट कैरी ना कर पाए। तो जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमें एक लोड बता देता है कि इस लोड पे इस मटेरियल ने फ़ेल हो जाना है या ऑब्जेक्ट ने फ़ेल हो जाना है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम उस मटेरियल को प्रैक्टिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि इस पे से लोड फेलियर जो स्ट्रेस है उससे कम ही लोड लगे, उससे ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो इसी तरह जो लिफ्ट का केस है, लिफ्ट में उन्होंने 15 बंदे बताए हुए हैं तो कि 15 बंदे से ज़्यादा इस पर ना आए। हो सकता है उसका एक्चुअल फेलियर जो होता है वो 20 बंदों के वेट को जब हो तब जाके हो, यानी लिफ्ट की जो पुलिस हैं वो लिफ्ट को पुल अप ना कर पाएँ। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये एक एग्जांपल थी उसके लिए। इसी तरह जब ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो जो इंजीनियर्स हैं वो अज्यूम करते हैं कि इमेजिन करें कि जो सबसे भारी जो व्हीकल है, ट्रक, एक कम्प्लीटली फुल ट्रक जिसके साथ एक 20 फीट का पीछे कंटेनर भी लगा हो और वो भरा हो। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास एक ब्रिज है और उस ब्रिज पे वो 20 फीट के हंड्रेड्स ऑफ ट्रेलर्स हैं जो उसकी बिगिनिंग से लेकर एंड तक जाते हैं। ठीक है, तो वो एज्यूम करते हैं कि यार इन सब का फॉर एग्जांपल जो भी लोड होगा ना, हमने ब्रिज वो बनाना है जो इनसे 3 गुना कैपेसिटी ज़्यादा पर लोड को सस्टेन कर सके। तो वो क्या करते हैं फिर वो ब्रिज को उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, उस हिसाब से उसका मटेरियल वगैरह लगाते हैं और फिर जाके वो उस पर मतलब वो फिर वरी नहीं करते मज़ीद इस चीज़ को लेके। वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं कि ये हमारी सेफ्टी लिमिट है और हमने इस सेफ्टी लिमिट तक उसको पहुंचने देना ही नहीं है। तो उसे पहुंचने नहीं देने के लिए तो वो चाहते हैं कि वो उसमें पहुंच ही ना पाए, तो इसलिए वो ब्रिज को इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि अगर सारा ब्रिज भी फिल हो जाए तो मटेरियल इस तरह का लगा देते हैं, वो प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाती है उसकी। तो डेफिनेटली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितनी बढ़ेगी प्राइस भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ मैं एक और बात भी बता दूं कि ये इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जब शेयर स्ट्रेस का आपके पास केस आएगा कि फेलियर वाला जो शेयर स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय अलाउएबल शेयर स्ट्रेस, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह की होगी, प्रॉब्लम में या तो हमें मोस्टली हमें जो है ना उन्होंने जो फेलियर स्ट्रेस है वो दिया होगा, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होगा और हमें कहा होगा कि आप जो है अलाउएबल स्ट्रेस फाइंड करें, या तो उन्होंने कोई बीम दी होगी, उस बीम का उन्होंने कहा होगा कि डायामीटर आप फाइंड करें। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो डिटेल है उससे हम अलाउएबल स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि हमेशा जो बीम है वो अलाउएबल स्ट्रेस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है वो F/A है, तो A जो है वो π/4d² है। तो जो डायमीटर है ना आपने उस बीम का आपने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कि आपके पास आ जाए। लेकिन सबसे पहले आपको अलाउएबल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपको ये दोनों चीज़ें गिवन हो। ठीक है, और इसी तरह आपका फोर्स भी आपको निकालनी पड़ेगी, यानी अगर आपको इस तरह करके कोई उन्होंने सिलेंड्रिकल सेक्शन दे दिया है, उस सिलेंड्रिकल सेक्शन उसमें आप मान लें कि इस तरह करके एक और सेक्शन है, तो वो बताते हैं यहाँ पर ये लोड लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है। ठीक है, तो आप बताएं कि ये जो लोड है ये लोड कितना होना चाहिए और इसका फिर वो डायामीटर दे देंगे ताकि हम एरिया निकाल सकें डिफरेंट सेक्शंस का, और फिर उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे। आगे और प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें हम इन सब चीज़ों को होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। जो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है वो है हमारा यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? फेलियर स्ट्रेस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, द मिनिमम रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द शैंक। शैंक ये चीज़ है, इसका डायमीटर हमने फाइंड करना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 1.5 गिवन है। हम अपनी सारी मालूमात को इधर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फेलियर स्ट्रेस है वो है 250 मेगापास्कल्स और जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो है हमारे पास 1.5। तो मैंने आपको पीछे उसका फार्मूला बताया था कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इट इज़ इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउएबल स्ट्रेस। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू अलाउएबल स्ट्रेस सॉल्व कर लेंगे
और उसको आप डिवाइड कर देंगे बाय FOS। तो बस हमने इसके अंदर जो है अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट करनी है, और हमारे पास 250 मेगा पास्कल्स डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 1.5 है, तो हमारे पास आएगा 166.67 मेगा पास्कल्स। ये हमारे पास अलाउेबल जो है इसका स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब हमने डायमीटर निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका फार्मूला ये होता है, और हम हमेशा कभी भी हम जो फेलियर स्ट्रेस है उसको यूज़ करके एरिया नहीं निकालेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपने जो बीम को डिज़ाइन किया हुआ है अलाउेबल स्ट्रेस के हिसाब से किया हुआ, फेलियर स्ट्रेस के हिसाब से नहीं किया हुआ। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो हमने फाइंड करना है, बाकी सारी मालूमात हमें पता है कि क्या है वो। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब हम फार्मूला इसका देख लें ज़रा, कि जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो होता है N/A, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, तो ये जो N है ना, ये वो रिएक्शन फोर्स है जो फोर्स के रिस्पॉन्ड पे लगती है। यानी अगर हमारे पास ये फोर्स है, तो अगर मैं इस बीम का सेक्शन कर दूँ यहाँ से, तो इधर एक फोर्स लगेगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी, जो इसको रिपेल करेगी और इसको इसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, और वो होगी 30 किलो न्यूटन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो F = N वाला हिसाब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे वैल्यूज़। अब अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू है 166.7 मेगा पास्कल = फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स आपके पास है 30 किलो न्यूटन, और एरिया आपने फाइंड करना है π/4 d²। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीशेप कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो होगी d = √4 × 30 डिवाइडेड बाय पाई × अलाउेबल स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास डायमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और उसको देखते हैं उसको किस तरह करना है हमने। अच्छा, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमें देखते हैं कि इसमें क्या गिवन क्या क्या है। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वही हैं। यील्ड स्ट्रेस यानी फेलियर स्ट्रेस H1 और H2 जो है वो पूछी गई है। ठीक है, और ये जो बात है तो नियरेस्ट 1.8 इंच, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप क्वेश्चन करके भी देख लें, आपको उसकी कोई एप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है। ठीक है, और जो बार की थिकनेस है, जो विड्थ है, वो गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बीम की जो सेक्शनिंग है हम वो करेंगे, बल्कि हम वो भी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अलाउेबल स्ट्रेस जो है हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास गिवन क्या है। जो फेलियर स्ट्रेस है वो हमारे पास 50 KSI है। हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमारे पास 1.5 है। तो हमारे पास जो अलाउेबल होगा वो होगा फेलियर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 50 डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसको करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पर। हमारे पास आता है 33.33। ठीक है, तो अब हमने इस वैल्यू को आगे लेके चलना है। यानी हमने जब हमारे पास दो आगे आएंगी इक्वेशंस बनेंगी इसके लिए। एक अलाउेबल स्ट्रेस की जो इक्वेशन बनेगी वो ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के लिए बनेगी, और दूसरी जो है इस सेक्शन के लिए बनेगी। तो इसको हम अब प्रोसीड करते हैं, इसकी सेक्शनिंग करनी शुरू करते हैं ताकि हमें टोटल फोर्सेस पता चले, यानी N की वैल्यू पता चले जो हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम बीम का सेक्शन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है, इसकी हमारी बुक में एग्जांपल भी है और पीछे मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ है जो बिल्कुल इसी अप्रोच से होगा। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन सा है। ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉब्लम 11, और मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि किस टाइम पे ये जो क्वेश्चन है शुरू होता है, ताकि आप वहाँ पे देख के कॉन्सेप्ट सारा समझ लें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक फ़ोर्स लग रही है F = 30 KIP।
और इसी फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक फ़ोर्स लगेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो भी 30 होगी। तो हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 30। ये हमारे पास n1 आ गई है, ठीक है, जो कि इस सेक्शन की है, a से b की, उसको NAB भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम उसकी दूसरी सेक्शनिंग करेंगे, और दूसरी सेक्शनिंग हम करेंगे इसकी यहाँ से, ठीक है। तो हम इस क्रॉस सेक्शन को बना लेते हैं कि ये हमारे पास जो है AB क्रॉस सेक्शन आ गया। इसको थोड़ा बड़ा शो कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको यहाँ से कट किया जा रहा है। तो टोटल फोर्सेस हम देख लेते हैं कितनी है, 15 + 15, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये भी 15 है, सॉरी ये 30 है। तो 30 + 15 + 15 60, यानी जो नेट फोर्स लग रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में वो 60 KSI है। तो उसके रिस्पांस में एक फ़ोर्स लगेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस वाली फ़ोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, वो हमारे पास होगी 60 KSI, और वो हमारे पास N2 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, हमें विड्थ भी पता है, दोनों की विड्थ जो है 0.5 इंच है, बस हमने हाइट फाइंड करनी है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है इधर, इसकी जो है वो H/W है, जो इसका एरिया निकालना है, और इसका भी H/W है, ठीक है। तो अच्छा, और जो इसकी आपकी विड्थ है ना, इसकी विड्थ आपको प्रॉपर्ली नज़र आएगी टॉप व्यू से देखने में। ये मेरे ख्याल से हमें साइड व्यू गिवन है, तो अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे, या मेरे ख्याल से अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि विड्थ जो है इन दोनों की सेम कैसे हो रही है। अच्छा, हम इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। हम बनाते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना सेक्शन 1 है, ये वाला जो एरिया है सारा AB जो है, और जो हमारे पास दूसरा एरिया है हम उसको कहते हैं वो ये है CB, ठीक है। तो ये फॉर 1 है और फॉर 2 है। तो फिर से रिमाइंड कराने के लिए फार्मूला देता हूँ। अलाउेबल स्ट्रेस इज़ इक्वल टू जो आपके पास फोर्स लग रही है, रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया आपके पास है हाइट इंटू 0.5, और हाइट मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जो है उसमें भी यही है, n बाय, यहाँ ये n1 है और ये n2 है, H2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ इनपुट करनी है और हमने इसको रीशेप करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारे पास जो हैं हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। इसको करते हैं आगे, ठीक है। अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू हमने लगा दी थी 33.3, और N1 की जो वैल्यू है हमारे पास 30 है, डिवाइडेड बाय H/0.5, और जो हमारे पास दूसरी अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू है वो भी 33.3 होगी। N2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 60 KSI, और H2 × 0.5 है। आप इस एक्सप्रेशन को रीशेप कर सकते हैं इस तरह करके, 30 डिवाइड बाय 33.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं, H2 = 60 डिवाइडेड बाय 33.33 × 0.5। इसको आगे आप प्लीज़ कैलकुलेटर पे खुद ही फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगली प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या चीज़ें नहीं गिवन। हमारे पास यील्ड स्ट्रेस फिर से गिवन है, यानी जो फेलियर स्ट्रेस है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है, और हमें ये लोड P फाइंड करने के लिए कहा गया। डायमीटर भी हमें गिवन है, यानी हम एरिया भी निकाल लेंगे। बस हमने क्या करना है कि पहले हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने जो हमारे पास अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू है हमने वो फाइंड करनी है, और फिर हम उसको आगे एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला था सिग्मा = n/a, उसको लगाते हुए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 2 है, जो आपके पास अलाउेबल स्ट्रेस होगा वो डेफिनेटली 250 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और ये आपके पास आ जाएगा 125 मेगापास्कल्स। आगे हम इसको यूज़ कर लेंगे। हम इस फार्मूले को सबसे पहले देखेंगे कि आप मान लें कि ये जो बीम है, इस बीम को हम जो है यहाँ से क्रॉस सेक्शन करेंगे, जो फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, सॉरी इसको वहाँ से हम क्रॉस सेक्शन नहीं करेंगे, हम इसको ये जो सेक्शन ए की जो इन्होंने डायमेंशन दिए हैं ना नीचे, इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये यूटिलाइज़ नहीं होती है,
ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जो P लोड लग रहा है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक लोड लगेगा N जो कि P के बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं कि अलाउेबल स्ट्रेस इज़ इक्वल टू N बाय एरिया, π/4 और जो डायमीटर है वो 40 मिलीमीटर है। तो आप 40 डिवाइड बाई 1000 कर दें इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो आपके पास अप्रोप्रिएट आ सकें, 0.04 का स्क्वायर। और जो n है वो हमारे पास नहीं गिवन, तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन को रीशेप कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास जो अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू आई थी वो 125 MPa थी, मल्टीप्लाई बाय ये जो सारी जो एरिया की टर्म है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आती है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेटर पे आपके पास वैल्यू आती है वो आती है 1.25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और ये इक्वल टू n होगी। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 156 किलो न्यूटन्स, और ये हमारे पास आपकी n की वैल्यू आ गई जिसको हमने फाइंड करना है। उसको याद रखें कि n इज़ इक्वल टू p, तो एक्चुअली आपने p ही फाइंड किया है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा चीज़ राइट कर रहे हैं। अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि ये जो आपके पास n की वैल्यू आई है या p की वैल्यू आई है, इसको आप एरिया से डिवाइड कर दें, तो आपके पास अलाउेबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है जो कि 125 मेगापास्कल है, उसके करीब कोई वैल्यू आनी चाहिए या वही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मैंने करके देख लिया, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हम अब अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि हमें क्या है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट है। इसमें जो लग रहा है ना वो शेयर स्ट्रेस वाला फेलियर लग रहा है। पहले था नॉर्मल स्ट्रेस का जो फेलियर लोड है वो कंसिडर हो रहा था। ठीक है, अच्छा, तो ये है मिनिमम रिक्वायर्ड डायमीटर। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 2.5 है। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि हमने जो अलाउेबल शेयर स्ट्रेस है हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो आपके पास फेलियर वाला शेयर स्ट्रेस है उसको आप डिवाइड कर दें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो इट वुड बी 100 मेगापास्कल्स डिवाइडेड बाय 2.5, जो कि हमारे पास आता है 40 मेगापास्कल्स। ये आपके पास अलाउेबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है। अच्छा, अब आपने एक और काम करना है, आपने जो V है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो आपका शेयर स्ट्रेस होता है ना इट इज़ इक्वल टू V/A। V क्या है यहाँ पे? मैंने आपको जो है इस चैप्टर के शुरू में, बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि जब शेयर स्ट्रेस आता है तब उसका मीनिंग क्या होता है। मैं दोबारा आपको फिर से बताऊँगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि ये जो फोर्स लग रही है ना 80 किलो न्यूटन, आप देखें ये पुल कर रही है इसको राइट डायरेक्शन में, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में भी फोर्सेस बनेंगी। वो फोर्सेस कहाँ बनेंगी? वो फोर्स वहाँ पे बनेंगी जहाँ पे ये जो आपका पिन है, ये जो आपकी पिन है वो टूट सकती है। ठीक है, तो आपकी पिन कहाँ से टूट सकती है? यहाँ से टूट सकती है, और दूसरी जगह यहाँ से टूट सकती है। तो आप अपना एक शेयर यहाँ पे बनेगा, एक आपका शेयर यहाँ बनेगा, तो आपके पास कितने V हो गए? 2V इज़ इक्वल टू F, V इज़ इक्वल टू F/2। तो यहाँ पे F कितनी है? 80 किलो न्यूटन है, तो आप 80 किलो न्यूटन को डिवाइड बाई 2 कर दें। V इज़ इक्वल टू F/2 इज़ इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 40 किलो न्यूटन आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, यानी डायमीटर आपने फाइंड करना है। तो मैं अब इसको लिखने लगा हूँ, इसको हमारा ये फाइनल स्टेप है। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। फोर्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, F/2 है, 40 किलो न्यूटन है वो, V बाय एरिया, और एरिया क्या था आपके पास? π/4 d²। आप इस इक्वेशन को सारा रीअरेंज कर लें इसको सूट करने के लिए। तो जो D है, D इज़ इक्वल टू 4 इंटू V डिवाइडेड बाय पाई इंटू अलाउेबल शेयर स्ट्रेस। तो
आपके पास V की वैल्यू आई है वो 40 किलो न्यूटन है, आपके पास 3.14 पाई की वैल्यू है, और आपके पास अलाउेबल शीयर स्ट्रेस जो है 40 मेगा पास्कल है। ठीक है, बेहतर ये है कि आप इसको ना उसमें लिखें 40, यहाँ पर ऊपर जो मैंने 40 लिखा है ना, आप उसको लिखें 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये देखें ये किलो न्यूटन है, और नीचे आप लिखें 10⁻6 क्योंकि ये मेगा पास्कल है, और इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, आपके पास डी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास मीटर्स में आएगी। हम अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है, और हमने थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है। देखें सबसे पहले गिवन क्या क्या है। आपके पास एक तो आपका जो फेलियर वाला शेयर स्ट्रेस है वो गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है आपके पास, और आपके पास ये पूरी एक बीम गिवन है जिस पे एक यूनिफॉर्म वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट लोड फाइंड करना है, ठीक है, और फिर आपने उसको यूज़ करना है आगे पर। पहले पूरी आपने इंजीनियरिंग स्टैटिक्स की क्वेश्चन बनानी है, फोर्सेस एट एक्स वाई एंड मोमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले जो यहाँ पर काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस जो है वो फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, जो फेलियर वाला आपका है शेयर स्ट्रेस, उसको डिवाइड कर देना आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, वो आएगा 8 KSI हमारे पास। दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर देखना है कि उसने क्या कहा है, 6 नेल्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 6 नेल्स हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यानी यहाँ पे 6 कील लगे हुए हैं, और जब इस बीम पे लोड पड़ेगा तो ये बीम जो टूटेगी ना, ये इन 6 कीलों में से टूटेगी, इन 6 कीलों को तोड़ेगी। अच्छा, तो जब ये इन 6 कीलों को तोड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने शेयर लग रहे हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर होंगे v इज 6। ठीक है, तो आपकी जो फोर्स होगी वो डिवाइड हो जाएगी, जो फोर्स होगी वो डिवाइड बाय 6 हो जाएगी आपकी, जो भी आपकी फोर्स लग रही होगी यहाँ पर। हम बाद में उस तरफ आएंगे, ठीक है, और हम उसको फाइंड भी करेंगे कि वो जो शेयर है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए नेसेसरी है कि हम यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टैटिक्स जो है उसकी इक्वेशंस हम फाइंड करें। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। हमारे पास 2 रिएक्शन फोर्सेस आएंगी। एक रिएक्शन फोर्स हमारे पास ये आएगी AY, और दूसरी हमारे पास AX आएगी। फिर हमारे पास आप BY पे देखें, आपके पास रोलर कांटेक्ट है, तो रोलर Y की डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, सॉरी, X की डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, Y की डायरेक्शन में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स होगी BY। ठीक है, अब आप इसकी एक और चीज़ है कि ऊपर वेरिएबली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जब आपके पास इस तरह करके कोई बीम आ जाए, ठीक है, जिस पर कोई वेरिएबली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो आपने उसकी वैल्यू को फाइंड किस तरह करना है। मान लें कि इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट है, ठीक है, और ये आपके पास वेरिएबली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे वो भी 300 पाउंड पर फीट है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आपने एक पॉइंट लोड बनाना है जो कि इक्वल इफेक्ट शो करता हो उस पूरी बीम के ऊपर जो इन सारी फोर्सेस कंबाइंड होकर शो कर रही हैं, और वो यहाँ पे लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। अच्छा, मुझे कैसे पता, आपने अगर उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि उसको हमें लगाना कहाँ पर है, आपके पास जो टोटल लेंथ है उसको डिवाइड बाय 3 कर दें, आपके पास 3 आएगा। तो आपने जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड की सबसे हाईएस्ट फोर्स लग रही है 300 पाउंड पर फीट, उससे 3 फीट साइड पर आपने ये फोर्स लगानी है। ठीक है, तो इस तरह मुझे पता चल गया कि उसकी पॉइंट लोड है वो मैंने लगाना कितना है। और दूसरी बात, जो आपके पास फोर्स आएगी, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस आपके पास 9 फीट है, और हाइट आपके पास है 300 पाउंड पर फीट। तो आप जो है ये 2 डिवाइड कर देगा 300 को 150 इंटू 9, तो आपके पास आएगी 1350 फीट जो फोर्स लगेगी। और उसको कहाँ पे लगाना है आपने, उसको आपने लगाना है
तकरीबन 3 फीट की दूरी पे, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 3 फीट की दूरी पे, क्योंकि L/3 करके हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी होगी 1350। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इंजीनियरिंग स्टैटिक्स की इक्वेशंस लगानी है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट x इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख लें यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है और वो है ax, तो ax इक्वल टू 0 होगी। फिर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट y इज़ इक्वल टू 0 आप फाइंड करें, तो वो आएगी ay प्लस by इक्वल टू 0। अब आपने मोमेंट लेना है, आप मोमेंट लेंगे एट पॉइंट b, ठीक है। मोमेंट एट पॉइंट b आप इसलिए लेंगे ताकि आपके पास जो है इक्वेशन ऐसी बने जिसमें आपके पास ay की वैल्यू आ जाए। ax की हमें वैल्यू पता है क्या है, तो हम f की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, यानी fa इज़ इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर। ये जो ax है ये हमारे पास पहले ही 0 है, और ये जो ay का स्क्वायर है ये हम अभी फाइंड कर लेते हैं मोमेंट की इक्वेशन बना के, ठीक है। तो आपके पास बनेगी माइनस ay इंटू 9, ठीक है, क्योंकि हम b की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो a से लेके b तक का जो फासला है वो 9 है, और ay को हम लेंगे, और हमने नेगेटिव साइन इसलिए डाला है क्योंकि अगर आपके पास कोई बीम है और उसके इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इट टेंड्स टू मूव द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मोमेंट क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया है। फिर आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, और आपके पास जो है, जो आपके पास यहाँ पर जो है मोमेंट बनेगा वो होगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव साइन डाल दिया, नेगेटिव 1350 इंटू 6 इज़ इक्वल टू w, ठीक है। इस तरह हमें जो है इज़ इक्वल टू 0, सॉरी, इस तरह हमें जो है हमारी ay की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ay की जो वैल्यू आएगी वो होगी 900, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि fa फाइंड करेंगे, 900 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और वो जो आपकी वैल्यू आएगी ना, जो भी आपके पास fa की वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड बाई 6 कर देना है ताकि आपके पास v की वैल्यू आ जाए, और फिर आप उसको जो आपके पास अलाउएबल स्ट्रेस है उसको लगा लेंगे यहाँ पे v बाय एरिया, और जो आपके पास एरिया की जो वैल्यू बनेगी वो होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमें डायमीटर फाइंड करना है उस नेल का, ठीक है। तो डायमीटर इज़ इक्वल टू 4v, इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें, पाई इंटू अलाउएबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो याद रखें कि जो आपके पास, फिर से मैं आपकी ईजीनेस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए, v डिवाइड बाय पाई बाय 4d स्क्वायर, आपने बस d स्क्वायर की रिस्पेक्ट से सारी इक्वेशन को फ्रेम करना है, तो आपके पास इस तरह के आंसर आ जाएगा। ये हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, तकरीबन सारी तो नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सारी की हैं। कुछ में मैंने आपको डायरेक्ट आंसर भी निकाल के दिखाए हैं, कुछ में मैंने आपको एंड पॉइंट तक मैं ले गया हूँ, इक्वेशन बना के दिखा दी है, अप्रोच बता दी क्या होगी। तो आई होप दिस हेल्प्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।